अक्सर हम सोचते हैं कि इतिहास बड़ी-बड़ी किताबों में लिखा होता है ना? लेकिन कभी-कभी इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियां कुछ ऐसे मामूली से दिखने वाले हाथ से लिखे नोट्स में छिपी होती हैं। आज हम इन्हीं पन्नों को पलटेंगे और राजस्थान में पत्रकारिता और सामाजिक क्रांति की एक भूली बिसरी कहानी को फिर से जिंदा करेंगे। तो ये हैं वो असली नोट्स। कह सकते हैं कि ये हमारी आज की कहानी का नक्शा है। पहली नज़र में शायद ये सिर्फ कुछ नाम और तारीखें ही लगें, लेकिन जरा गौर से देखिए। इनमें लिखा हर एक शब्द उस बड़े बदलाव की गवाही दे रहा है जिसने राजस्थान का पूरा भविष्य ही बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। वो कौन सा पल था जब कागज पर छपे शब्दों में इतनी ताकत आ गई कि वो तलवार से भी ज्यादा असरदार हो गए और एक नई क्रांति की नींव रखी गई। कहानी की शुरुआत होती है भरतपुर से। पत्रकारिता की पहली चिंगारी तो वहीं जली, लेकिन जल्द ही इसका असली सेंटर मतलब एपिसेंटर बना अजमेर। अब सवाल ये है कि अजमेर ही क्यों? देखिए, वजह साफ थी। अजमेर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो वहां रियासतों के मुकाबले कहीं ज्यादा आज़ादी थी खुलकर लिखने की, बोलने की। और बस यही माहौल पत्रकारों के लिए एक चुंबक जैसा बन गया। एक ऐसी जगह जहां से विचारों की लहरें पूरे राजस्थान में फैलाई जा सकती थीं। और जब इस क्रांति की बात होती है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता है, पंडित झाबरमल शर्मा का। उन्हें यूं ही पत्रकारिता के भीष्म पितामह का खिताब नहीं मिला। ये टाइटल सिर्फ उनकी उम्र की वजह से नहीं था, बल्कि ये प्रतीक था उनके अडिग सिद्धांतों और उनकी बेखौफ कलम का। वो सचमुच एक ऐसी चट्टान की तरह थे जिसने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए रास्ता साफ कर दिया। लेकिन जाहिर है, कोई भी आंदोलन एक अकेला इंसान तो खड़ा नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं कि वो पहली आवाजें कौन सी थीं। वो कौन से अखबार थे जिन्होंने मिलकर इस पूरे आंदोलन को एक शक्ल दी, एक दिशा दी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उस पूरे सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, शुरुआत कितनी धीरे धीरे हुई। 1849 में भरतपुर से निकला मजहरुल सुरूर। फिर कुछ साल बाद 1856 में जयपुर से रोज़तुल तालीम आया। और फिर 1880 का दशक आते आते अजमेर में राजस्थान गज़ेट और राजस्थान पत्रिका जैसे अखबारों के साथ इस आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली। मतलब साफ है, ये कोई रातों रात हुई क्रांति नहीं थी, बल्कि ये दशकों में तैयार की गई एक मजबूत नींव थी। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, ये जो प्रेस था, ये किसी एक भाषा या एक समुदाय तक सिमटा हुआ नहीं था। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अलग अलग भाषाओं में अखबार छप रहे थे। इससे पता चलता है कि ये आंदोलन अपनी शुरुआत से ही कितना इंक्लूसिव था। इसका मकसद साफ था, अपनी आवाज़ हर तबके तक, हर इंसान तक पहुंचानी है। और बस यहीं से कहानी एक नया और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। अब अखबार सिर्फ खबरें दे नहीं रहे थे, वो खुद खबर बन रहे थे। अब कलम से सिर्फ स्याही नहीं निकल रही थी, वो न्याय और आज़ादी की लड़ाई का एक ताकतवर हथियार बन चुकी थी। इस बदलाव की एक बड़ी मिसाल है राजस्थान केसरी। 1920 में वर्धा से शुरू हुआ ये सिर्फ एक अखबार नहीं था। नहीं, ये अपने आप में एक पूरा आंदोलन था। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत राजस्थान के अंदर से नहीं, बल्कि बाहर वर्धा से हुई। और इस आंदोलन के पीछे कोई एक हीरो नहीं था, बल्कि ये एक पूरी टीम थी। सोचिए, विजय सिंह पथिक जैसे जोशीले संपादक, राम नारायण चौधरी जैसे उनके सहयोगी और आर्थिक मदद के लिए जमनालाल बजाज जैसे लोग। ये असल में क्रांतिकारियों, समाज सुधारकों और विजनरी लोगों का एक संगम था, जो सब एक ही मकसद के लिए एक साथ आए थे। तो राजस्थान केसरी ने जो मशाल जलाई थी, उसे आगे बढ़ाया नवीन राजस्थान ने। 1922 में अजमेर से शुरू हुआ यह अखबार किसान आंदोलनों की एक और बुलंद आवाज बनकर उभरा। और इस अखबार का काम सिर्फ खबरें छापना नहीं था। इसने बिजौलिया, बेगू, बरड़ जैसे बड़े बड़े किसान आंदोलनों को एक नेशनल प्लेटफॉर्म दिया। इसने किसानों के संघर्ष को एक नई ताकत दी और उनकी आवाज को उन ऊंचे महलों और दफ्तरों तक पहुंचाया जहां वो कभी सुनी ही नहीं जाती थी। और उनका मकसद क्या था, वो उनके इस ध्येय वाक्य में साफ झलकता है। यश, वैभव, सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन रहे ना रहे, चाह तो बस इतनी उस जग, स्वेच्छाचार व दमन ना रहे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक कसम थी कि अपनी परवाह किए बिना जुल्म और दमन के खिलाफ लड़ना है। लेकिन सच बोलने की हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा ही हुआ तरुण राजस्थान के साथ, जब इस अखबार ने 1925 के नीमूचाणा हत्याकांड पर तस्वीरों के साथ एक रिपोर्ट छापी, तो मानो सत्ता के गलियारों में भूचाल आ गया।
सच का असर इतना जबरदस्त था कि 1928 में इस अखबार पर बैन लगा दिया गया। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि कलम वाकई एक हथियार बन चुकी थी। अब ये जो पत्रकारिता हो रही थी, ये सिर्फ राजनैतिक नहीं थी, नहीं, इसके साथ साथ एक और बहुत ताकतवर लहर चल रही थी, और वो थी सामाजिक सुधार की। और इस लहर का सबसे बड़ा स्रोत था आर्य समाज। कह सकते हैं कि आर्य समाज ने इस बदलाव की आग में वैचारिक घी डालने का काम किया। देखिए, आर्य समाज राजस्थान में सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन बनके नहीं आया, बल्कि ये समाज में जड़े जमा चुकी कुरीतियों को बदलने वाली एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो काम था राजस्थान में, वो सिर्फ उपदेश देने तक ही सीमित नहीं था। उनका मकसद था एक परमानेंट बदलाव की नींव रखना, और इसके लिए उन्होंने एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। पहला कदम, अजमेर में वैदिक यंत्रालय नाम से प्रिंटिंग प्रेस खोला ताकि उनके विचार छपकर लोगों तक पहुंचे। दूसरा, उदयपुर में परोपकारिणी सभा बनाई समाज सेवा के लिए। और तीसरा, जोधपुर जैसी बड़ी रियासतों में बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर सीधा हमला बोला। ये एक मल्टी डायमेंशनल मिशन था। और ये इस कहानी का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है, वैदिक यंत्रालय की स्थापना। इसने समाज सुधार के आंदोलन को उसका सबसे ताकतवर हथियार थमा दिया, यानी प्रिंटिंग प्रेस। अब विचार सिर्फ भाषणों तक महदूद नहीं थे, अब वो छपकर घर घर पहुंच सकते थे। ये समाज सुधार और पत्रकारिता का एक जबरदस्त संगम था, और इसका असर हमें सीधे अखबारों के पन्नों पर दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर आर्य मार्तंड ने विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दे का झंडा बुलंद किया। वहीं त्याग भूमि ने तो अपने 64 में से 16 पन्ने सिर्फ महिलाओं की जागृति के नाम कर दिए। अब ये अखबार सिर्फ समाज का आईना नहीं रह गए थे, ये समाज को बदलने वाले औजार बन चुके थे। आज बेशक उन पन्नों की स्याही सूख चुकी है, वो प्रेस भी अब खामोश हैं, लेकिन सवाल पीछे रह जाता है, क्या उन बेबाक निडर शब्दों की गूंज आज भी हमारे समाज में सुनाई देती है? क्या उनकी जलाई हुई वो मशाल आज भी जल रही है?